Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dayya. Today we are going to start the third part of alternative centers of power. In second part, we have already discussed about the European Union, and in this third part, we are going to study about the ASEAN. So what is the full form of ASEAN? The full form of ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. So in this part, we are going to study about ASEAN, how it came into existence, its characteristics and its benefit to the Asia and India. So let's start. So how ASEAN came into existence? So ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आसियान से बहुत सारी कंट्रीज ने, क्योंकि वो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, जापान की, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा. सो उस पार्टिसिपेशन की वजह से उनको बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस झेलने पड़े. इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन था, वो किसकी साइकिल में, पॉवर्टी की साइकिल में आ गया. उनकी इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ. ठीक है, उन्हें लाइफ का बहुत लॉस हुआ. दैट्स व्हाई दे केम इनटू द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, economic backwardness, and they also feeling pressure to one of the powers. कौन कौन सी पावर थी उस टाइम पे? यूएसएसआर और यूएसए. तो उनकी तरफ से उनके ऊपर प्रेशर आने लगा टू अलाइन देमसेल्फ विद वन ऑफ द पावर, इधर विद द यूएसए और यूएसएसआर. सो इस प्रेशर और इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से दे आर नॉट एबल टू फाइट. ठीक है, तो उन्होंने नाम कंट्रीज से भी थोड़ी हेल्प मांगी, बट नाम कंट्रीज क्योंकि उस टाइम पे खुद स्ट्रगल कर रहे थे, इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड, तो नाम कंट्रीज उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए. सो उन्होंने खुद ने ये डिसाइड करा कि नाउ वी हैव टू मेक आवर ओन ग्रुप. ठीक है, वी हैव टू हेल्प ईच अदर बिकॉज दे आर कल्चरली वेरी क्लोज विद द ईच अदर. So they tried or they pledged to help each other by making their own independent group, and that group called as ASEAN. So ASEAN came into existence in 1967. ठीक है, and main 5 countries bring this ASEAN onto the ground. ठीक है, जो मेन फाउंडेशन जो रखी थी आसियान की, वो मेन 5 कंट्रीज ने रखी थी. एंड दोज 5 कंट्रीज वर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया and Indonesia, and they signed the Bangkok Declaration. So by signing the Bangkok Declaration, these 5 countries, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Malaysia, set up the ASEAN to help the Southeast Asian region. So but today there are 10 countries. ठीक है, उस टाइम पे तो टोटल 5 कंट्रीज थी, बट अभी टोटल 10 कंट्रीज हैं. इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसके अलावा है ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम. So currently ASEAN has 10 members, 5 from the starting and rest 5 added in course of time, and the new members were Brunei, Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam. So total 10 members are there presently. So this is how the ASEAN came into the existence. And next is द एम ऑफ आसियान. सो मेन एम क्या था आसियान का? हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन का मेन एम क्या था. यूरोपियन यूनियन के ऊपर सबसे पहले कौन था? यूएसए. यूएसए ट्राई कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन बने. ठीक है, सो इट वाज बेसिकली द पपेट ग्रुप इन द हैंड्स ऑफ यूएसए. उसका मेन एम था एक पूरा का पूरा नेशन स्टेट क्रिएट करना. ठीक है, जिसके ऊपर कौन है? यूरोपियन पार्लियामेंट है. जिसके ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है. बट somehow their efforts to make their own constitution got failed. So what was the aim of ASEAN? आसियान का एम था एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट करना. ठीक है, एक साथ अपना सोशो कल्चरल डेवलपमेंट करना, अपना सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक साथ करना. सो टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट, दिस वाज द मेन एम ऑफ आसियान. ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज द मेन एम ऑफ आसियान. एंड प्रमोट रीजनल पीस.
किसी भी कंट्रीज के बीच में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाना, उनके बीच में पीस डेवलप करना, उनके बीच में किसी भी तरह की कॉन्फ्रंटेशन जो होती है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जिसमें मिलिट्री पार्टिसिपेट करे, इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन को रोकना, ये उनका मेन एम था। किसका? आसियान का। So this was the main aim of ASEAN, to accelerate the economic growth through social and cultural development. Social development, education provide करवाना, health provide करवाना, ठीक है, basic necessities provide करवाना life के लिए. This was the social development and cultural development. Cultural development कैसे possible है South East Asian countries में? Because they are culturally very close to each other. उनका जो belief है, उनका जो thoughts हैं, they are very close to each other. That's why the cultural development is possible in the Southeast Asian countries. So they believe in social cultural development that will ultimately accelerate their economic growth. So this is the main aim of the ASEAN countries, and their aim to promote regional peace and stability based on United Nations Charter and rule of law. What was the United Nations Charter? United Nations Charter एक डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि कंट्रीज के बीच में किस तरह से रिलेशन होने चाहिए, किस तरह से रिलेशन को मैनेज करना है. उसमें लिखा हुआ है कि कंट्री को अपनी इंडिपेंडेंस देनी है, कंट्री को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए उनको फ्री स्पेस देनी है. सो दिस इज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसमें लिखा है कंट्रीज को कैसे फ्रेंडली रिलेशंस आपस में डेवलप करने हैं, और कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री को डोमिनेट नहीं करेगा, उसके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा. सो दिस इज द न्यू यूनाइटेड नेशंस चार्टर. दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, जिसमें डायरेक्शंस लिखे हैं जिन्हें फॉलो करना है टू मैनेज द रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज. एंड व्हाट वाज द रूल ऑफ लॉ? द रूल इज सुपीरियर. ठीक है, नो मैटर कौन सी कंट्री पावरफुल है, कौन सी वीक है, रूल सबके लिए इक्वल है, सब रूल के आगे सेम है. ठीक है, सो रूल ऑफ लॉ, जो भी रूल बनेगा आसियान के अंदर, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे डेवलपिंग कंट्री है, चाहे पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ईच एंड एवरी कंट्री इज सेम, इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ. सो दिस इज द मेन एम ऑफ आसियान. नेक्स्ट इज द आसियान वे. व्हाट वाज द आसियान वे? ठीक है, अपन ने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन का क्या काम करने का तरीका था. यूरोपियन यूनियन का काम करने का तरीका थोड़ा सा नेगेटिव था. वो कैसे? Because they try to interfere in the sovereignty of small countries that were part of the European Union. जो उसमें weak units थे यूरोपियन यूनियन में, तो ये जो यूरोपियन यूनियन था, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उनको क्या करते थे? डोमिनेट करते थे, उनके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते थे. इसलिए बहुत बार उसका क्या हुआ? क्रिटिसिज्म हुआ. और उस क्रिटिसिज्म को क्या बोलते हैं? यूरोपियन यूनियन के क्रिटिसिज्म को द यूरोपियन स्केप्टिसिज्म और EU स्केप्टिसिज्म. ठीक है, बट ऑन द अदर वे आसियान का काम करने का तरीका क्या था? व्हाट वाज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ आसियान? आसियान बिलीव इन इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट इंटरेक्शंस. दे बिलीव इन द कॉपरेशन. सो दिस इज द वे ऑफ आसियान. ठीक है, वो बिलीव करते थे कि अपने फ्रेंडशिप पे उनका जो इंटरेक्शन था वो इनफॉर्मल था. What do you mean by informal interaction? Informal interaction means वो वैल्यू करेंगे फ्रेंडशिप को, वो वैल्यू करेंगे अपने विजन को, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से अननेसेसरी प्रॉफिट ले रही है. ठीक है, थ्रू डर्टी मीन्स और थ्रू नेगेटिव मीन्स. सो दे वैल्यू देयर फ्रेंडशिप, दे वैल्यू देयर रिलेशन विथ ईच अदर. सो दिस इज हाउ द इनफॉर्मल इंटरेक्शन took place between the ASEAN members. Their way was non-confrontationist. एक दूसरे के ऊपर फोर्स यूज नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अपनी पावर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. This was the non-confrontationist way, unlike the EU, क्योंकि वहां पे एक दूसरे को वो पावर प्रोजेक्ट करते थे. मोर डेवलप्ड कंट्रीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट करती थी, उनके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करती थी. एंड दे आर कोऑपरेटिव. ठीक है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एंड ईच एंड एवरी मेंबर विल सपोर्ट अदर मेंबर टू बिकम प्रोग्रेसिव, बिकम डेवलप्ड. नेशनल सोवरेनिटी.
एंड फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ आसियान। उनका जो फ्रीडम है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है, दैट विल बी रेस्पेक्टेड इन आसियान। उनकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उनको फ्री स्पेस दिया जाएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। सो दिस इज द आसियान वे। दिस their way of working was just opposite to the EU, where they are very formal, confrontationist and non-cooperative. Most of the times they just try to dominate each other, and their tussle most of the times just shows on the international platform. So this was the ASEAN way. This is the ASEAN flag. This is the paddy stocks. So these 10 paddy stock shows the unity between the 10 members of the ASEAN. And this blue color shows the peace. And this circle shows the unity among the members. So this is the ASEAN way and this is the ASEAN flag. Next is the ASEAN community. So initially they are supporting each other economically. Initially वो किसमें बिलीव कर रहे थे? एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, थ्रू देयर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। बट ग्रेजुअली इन कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करा, आसियान ने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करा, एंड ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन दे जस्ट ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। जहां पे वो पहले सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में वर्क कर रहे थे, नाउ दे एस्टेब्लिश्ड आसियान कम्युनिटी एंड वर्क बियॉन्ड द सोशियो कल्चरल स्फीयर, बियॉन्ड सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। तो वो कौन कौन से स्फीयर थे? वो स्फीयर थे उनके सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, and the third is socio-cultural connectivity. So these are the three spheres in which ASEAN community try to work efficiently so as to evolve the ASEAN. So अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आसियान के 3 पिलर्स थे, ये फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर एंड थर्ड पिलर. These are the 3 pillars of ASEAN community on which ASEAN community was based. So ASEAN community parts, let's study the pillars of ASEAN. First pillar was the ASEAN security community. So what was the ASEAN security community? ASEAN security community based on the objective to settle the territorial disputes that will not convert into the armed conflict. ठीक है, जितने भी उनके टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दे ट्राई टू सेटल देम सो दैट दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल, द आसियान मीडिएटेड इन कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड ईस्ट टिमोर क्राइसिस. व्हाट वाज द ईस्ट टिमोर क्राइसिस? एक्चुअली ईस्ट टिमोर रीजन पहले इंडोनेशिया के रूल में था, इंडोनेशिया उसको कंट्रोल करता था. तो एक रेफरेंडम हुआ जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने उस रेफरेंडम को करवाया, और उस रेफरेंडम में ईस्ट टिमोर रीजन में जो लोग थे उन्होंने अपना जो वोट दिया वो किसके लिए करा? इंडिपेंडेंस के लिए करा, फॉर ईस्ट टिमोर रीजन. सो इंडोनेशियन आर्मी ने उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज करी, वहां पे बहुत सारी किलिंग्स हुई. ठीक है, तो अल्टीमेटली आसियान मेंबर्स ने उसमें क्या करा? मीडिएट करा, उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसको उसमें मीडिएट करा, एंड अल्टीमेटली ईस्ट टिमोर गॉट इंडिपेंडेंस इन 2002. 2002 में ईस्ट टिमोर रीजन गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडोनेशियन रूल. एंड इन कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे इनकी एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रूल, अपना ऑथोरिटेटिव रूल वहां पे दिखाया, और उसमें लोगों के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई गवर्नमेंट की. एंड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द कंबोडियन जीनोसाइड,
उसमें अराउंड 2 मिलियन पीपल्स वर किल्ड। ठीक है, तो उसमें भी आसियान ने मीडिएट करा था और गवर्नमेंट को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैनेज करवा के इस क्राइसिस को खत्म करवाया था। सो इन दिस वे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी मीडिएटेड to settle the disputes in the Southeast Asian regions in Cambodian conflict and East Timor crisis. The ASEAN Regional Forum was established in 1994. ठीक है, ASEAN Regional Forum established in 1994 to carry out the coordination for security and foreign policy. अपने उन कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए फॉरेन पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए सो दैट पूरे के पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, किसी एक कंट्री ने किसी एक कंट्री को अनड्यूली एडवांटेज नहीं मिले, तो उनमें किस तरह से वो कोऑर्डिनेशन बनाए, इसलिए उसके लिए क्या करा, आसियान रीजनल फोरम को एस्टेब्लिश करा इन द ईयर 1994। तो वो अब कनेक्टिवली एक साथ बैठ के कलेक्टिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं सो दैट ईच एंड एवरी कंट्री गेट एडवांटेज विद देयर पॉलिसीज, विद देयर security policies, with their foreign policies. So that's why ASEAN Regional Forum established in 1994. ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community क्यों बनाई थी उन्होंने? ASEAN Economic Community बनाई थी to create a common market. ठीक है, to create a common market and to connect each other economically so that वो लेबर एक्सचेंज कर सकें, रॉ मटेरियल एक्सचेंज कर सकें और एक प्रॉपर कॉमन मार्केट बन जाए। ठीक है, अपना प्रोडक्शन सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सके, आइडियाज को एक्सचेंज कर सके। तो इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश करा थ्रू आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड इट आल्सो एम्स टू रिजॉल्व द इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। बहुत बार कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से उस रीजन का पर्टिकुलर ट्रेड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो सकती है। तो बीच बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, अराइज होते हैं नेशंस के बीच में, उनको भी सेटल कराने का काम किसने लिया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी ने। दे क्रिएटेड द एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया फॉर लेबर सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड एरिया, ये फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कंट्रीज आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, उसमें ये प्लेज करती हैं, उसमें प्रॉमिस करती हैं कि हम एक दूसरे कंट्री से किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में फ्री ट्रेड करेंगे, या जो ट्रेड होगा वो बहुत ही लोअर टैक्सेस पे होगा। ठीक है, जो उस पे जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट वो बहुत लो होगा। दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज। तो इस तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। सो दिस इज अबाउट द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक कम्युनिटी। And ultimately the ASEAN socio-cultural community, they create a conducive environment in the ASEAN countries for the socio-cultural development. And we already talked about the socio-cultural development, social development जिसमें education मिल रही है। ठीक है, वो education exchange programs चलाएंगे countries, ठीक है, cultural exchange programs चलाएंगी so that जो लोग हैं आपस में उनका interaction बढ़े। ठीक है, इससे क्या होता है, economic development में हेल्प मिलती है कंट्रीज को। ठीक है, एक दूसरे के कंट्रीज में जब लोग आएंगे उन्हें रेस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, उनका कल्चरल एक्सचेंज होगा, वो एक दूसरे को जानेंगे, उनके थॉट्स जानेंगे, उनके बिलीफ जानेंगे। सो दिस इज हाउ कंट्रीज यूज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट दैट विल अल्टीमेटली हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान टू एशिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान टू एशिया? भाई यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पास में यूरोपियन यूनियन है, वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन एशिया के पास में ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जो उनको रिप्रेजेंट करे, एशिया को रिप्रेजेंट करे, एशिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। तो आसियान के बाद एक एशिया के अंदर लोगों के पास में एक क्या आया, उनको क्लू मिला कि यस वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन बॉडी to support each other and to protect interest of our region. So ASEAN जो कि 1967 में एस्टेब्लिश हो गया था इतने स्टार्टिंग में, तो उससे एशियन कंट्रीज को एक
डायरेक्शन मिला कि वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स टू मेक आवर रीजन डेवलप्ड. So it is the only regional association in Asia that provide the political forum where Asian countries and major powers discuss political and security concerns. तो ये बहुत पुरानी और यूं बोले कि सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एक ऐसा पॉलिटिकल फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने सिक्योरिटी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी कंसर्न, इकोनॉमिक कंसर्न, पॉलिटिकल कंसर्न को आपस में डिस्कस कर सकते हैं और वहां पे उनको उनको उनका क्या मिल सकता है, रिजॉल्व हो सकती है उनकी प्रॉब्लम्स. सो दिस इज हाउ इट इज हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट टू द एशिया एंड इट्स डिफरेंट यूनिट्स. इट ऑल्सो हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. ठीक है, हमने देखा टिमोर क्राइसिस, हमने देखा कैम्बोडियन क्राइसिस. तो इन क्राइसिस में किसने मीडिएट करा था? इन क्राइसिस में आसियान कंट्री, सॉरी आसियान में जो कंट्रीज हैं उन्होंने मीडिएट करा था टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स. एंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई? एफटीए साइन करके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ. ठीक है, उनमें ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए, उनमें उन्होंने अपने ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई. ठीक है, सपोर्टिव पॉलिसीज बनाई सो दैट जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो एक्सचेंज कर सकें. दैट विल अल्टीमेटली हेल्प देम टू डेवलप देयर इंडस्ट्रीज. इंडिया एंड आसियान. अब इंडिया और आसियान का किस तरह से इंटरेक्शन है? इनिशियली इंडिया ने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी आसियान को. ठीक है, बिकॉज आसियान में जो मेंबर कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकली उतनी डेवलप्ड नहीं थी, बट स्ट्रेटेजिकली आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाद में कुछ सालों से आसियान मेंबर्स के साथ मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ इंडिया ने क्या करा है? एफटीए साइन करा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, इन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड करेंगे अपन, कुछ कॉमोडिटीज में या कुछ सेक्टर में. तो इंडिया इज ट्राइंग टू मेक रिलेशन और मेक क्लोज रिलेशन विद द आसियान, क्योंकि इंडिया को पता है स्ट्रेटेजिकली आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंडिया को आसियान में जगह मिलती है तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर आएगी. ठीक है, क्योंकि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट लेनी है, तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली क्लोजर टू द अदर कंट्रीज, दे कैन बार्गेन विद द अदर कंट्रीज. तो इंडिया को इन कंट्रीज का सपोर्ट बहुत जरूरी है. ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी है जो कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी थी. एंड व्हाट वाज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी? बोथ पॉलिसीज आर सेम. एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज जस्ट अनदर नेम ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट. ठीक है, तो इन दोनों का मेन पर्पस क्या है? इन दोनों का मेन पर्पस है इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. आसियान में जितनी कंट्रीज हैं, टोटल 10 कंट्रीज, उनके साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ एंड साउथ कोरिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करना. ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को इंक्रीज करना. दिस वाज द मेन एम ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So that's it from my side. Remaining topics I will cover in fourth part, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.